बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर अडयाला जेल से, जहां पर इमरान खान साहब की अलीमा खानम साहबा से एक अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने आप सबके नाम एक पैगाम भेजा है और वो पैगाम बहुत ही तशवीशनाक है। अलीमा खानम साहबा ने आज मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी अवाम और मीडिया के साथ इमरान खान का वो पैगाम शेयर किया है। और वो पैगाम ये है कि इमरान खान को हाल ही में ये बात पता चली है कि 1 महीना पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को साबिक सदर मुर्सी की तरह जान से ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया है। जी हाँ, उन्होंने आज ये पैगाम अलीमा खानम साहबा के थ्रू भिजवाया है और ये ताकीद की कि ये पैगाम फौरी तौर पर आप सब और हम सब तक पहुंचाया जाए। अब ये बहुत ही तशवीशनाक पैगाम है। उसकी वजह यह है कि अभी तक इमरान खान साहब ने जो जो भी इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले इतलात दी, वो भले उनकी ज़िंदगी पर जितनी भी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुई वो हों या और बहुत सारी जो ये चालें चल रहे थे और बहुत सारा जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें जैसे जैसे इमरान खान बताते गए वो बाद में उसी तरीके से होती गईं। अब जाहिर है इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर लोगों को उस वक्त जानते भी हैं, उनके साथ काम भी किया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो सिस्टम के अंदर होते हैं लेकिन वो अग्री नहीं करते, जो सिस्टम के ऊपर बैठे चंद लोग कर रहे होते हैं, तो वो फिर ऐसी इतलात जो हैं वो बर वक्त पहुँचाते हैं। और ये भी वैसी ही एक इतला जो है वो बर वक्त इमरान खान साहब तक पहुँचाई गई है। और जो ओवरऑल माहौल बन रहा है, सिनारियो बन रहा है, उसमें ये फ्रस्ट्रेशन इनकी हर जगह पर हार जो हो रही है उससे ये नज़र आ रहा है कि इनको शायद लग रहा है कि अब ये एक रास्ता है कि हम इमरान खान साहब की खुदा न खास्ता ज़िंदगी ख़त्म करें, तो फिर ही हमें जो है वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे अगले मफादात जो हमारे हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है, वो इसी सूरत हो सकते हैं। ये तशवीशनाक मैसेज है, ज़ाहिर है इसके ऊपर गौर भी करनी चाहिए और रिएक्ट भी करना चाहिए। ज़ाहिर है पार्टी के रैंक एंड फाइल में भी इस पर बात होगी। फ़िलहाल इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी और इसके ऊपर इंशाल्लाह बात भी करेंगे, पार्टी के अंदर भी बात होगी और कोशिश की जाएगी कि इसके ऊपर एक मरबूत लाहे अमल बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस चीज़ का तदारक किया जाए या इस चीज़ के ख़िलाफ़ बेहतर किस्म का कोई डिफेंस मैकेनिज़्म बनाया जाए, क्योंकि ये इमरान खान साहब के ऊपर पहली नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार उनकी ज़िंदगी लेने की कोशिशों में से एक कोशिश लग रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर दी है असद तूर साहब ने। असद तूर साहब ने खबर दी है कि जनरल फैसल नसीर, जी हाँ आपको पता है कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है, वो डीजीसी हैं इस वक्त पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के। और डीजीसी अमूमी तौर पर पॉलिटिकल विंग को हैंडल करते हैं, पार्टियां तोड़ना, लोगों को उठाना, ये सब कुछ जो है उसी विंग में अमूमी तौर पर होता है। अब असद तूर ये खबर दे रहे हैं कि जनरल फैसल नसीर साहब किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं जिसमें एक खबर तो अकॉर्डिंग टू असद तूर ये है कि वो चल फिर भी नहीं सकते, बहुत ही मोजी मर्ज है कोई। और दूसरा वो कहते हैं, उनका जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि नहीं चल फिर सकते हैं लेकिन बीमारी बहुत सख्त है, इसलिए उनको जो है इस वक्त किसी भी जगह के ऊपर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल वो रुखसत पे जाएंगे, मीन मेडिकल लीव पर जाएंगे और गालिबन इशारा इस तरफ दिया जा रहा है कि शायद अमेरिका या बैरून मुल्क किसी और मुल्क में उनका इलाज करवाया जाएगा या वो इलाज की गर्ज से जाएंगे। ये ज़ाहिर है ये रिपोर्टेडली ही हम इस स्टोरी को कहेंगे सारी को, क्योंकि उनकी सेहत के बारे में बात है वो तो वही बता सकते हैं। ये असद तूर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं अपने ज़राए से, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगले एक आध दिन के अंदर इस खबर के अंदर क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, 1 या 2 दिन में वो डेफिनेटली मालूम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो इस खबर को किसी तरह से भी इस खबर से डिस्टेंस नहीं करते या इस खबर के ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि ये गलत है या सही है, तो फिर जाहिर है इस खबर को दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन अगर वो इस खबर को कहते हैं कि नहीं ये खबर गलत है, तरदीद कर देते हैं, तो फिर वो आपके सामने रख दी जाएगी।
अच्छा जी, इससे अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मगवी 17 साला फैज़ान उस्मान, याद कीजिए, जिसको इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सख्त अहकामात के तमाम जो इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान हैं, सेक्टर कमांडर्स हैं, दिफा की जो वजारत है उसके सेक्रेटरी हैं, दाखिला के सेक्रेटरी हैं, वो तमाम एफिडेविट जमा करवाएं कि उस्मान जो फैज़ान उस्मान हैं वो उनके पास से नहीं है। और जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया तो उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर ही, जैसा कि हमेशा होता है, क्योंकि जब अपनी स्किन नीचे आती है छुरी के तो फिर फ़ौरन भाग जाते हैं लोग, तो एक वीडियो सरफेस हो गई फैज़ान उस्मान साहब की। हमने आपको बताया भी था, जिसमें वो अपने वालिद को कह रहे हैं कि आप ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, आपको पता है मैं कहाँ हूँ। और अगले दिन ही फैज़ान उस्मान जो है वो घर पहुँच गए, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर जो एफिडेविट जमा करवाने थे वो नहीं करवाना चाह रही थी इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि उन्होंने उठाया हुआ था, जाहिर है। अब पाकिस्तान में एक अमूमी तरीका है कि जब कोई वापस आ जाता है तो मामला वहीं छोड़ दिया जाता है और मामला आगे चलाने की कोशिश की जाती है कि जो मगवी है वापस आ गया, किस्सा ख़त्म। ये नहीं पूछा जाता कि जिस शख्स को 2 महीने अगवा रखा गया, बल्कि एक बच्चे को 17 साल को, जिसने ये गैर कानूनी काम किया, उसको ज़ाहिर है कोई सज़ा मिलनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि एक शख्स को आपने 2 महीने 4 महीने अगवा रखा, उसके बाद छोड़ दिया, काम ख़त्म हो गया। तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में वही किया गया कि जी वो मगवी वापस आ गया, केस ख़त्म कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मगवी को शामिल तफ्तीश करें, उनसे पूछे उन्हें कौन लेके गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो 17 साल का बच्चा है, हो सकता ना बता सके, मीन जाहिर है उस पर प्रेशर भी होगा, डराया धमकाया भी होगा, और फिर उसे क्या पता उसे कौन लेके गया है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश करें, कौन सी गाड़ी कहाँ गई, क्या हुआ, मतलब कि ये तमाम जो ऑपरेशन हो रहा था, जिसने भी उनको उठाया, ये पता करें कि किसकी गाड़ियाँ थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। ही वॉन्ट्स टू फिगर इट आउट। और उन्होंने कहा कि मैं इस केस को ऐसे बंद नहीं करूँगा। आईजी को पहले तो उन्होंने तलब किया अपनी अदालत में, सख्त सरजनिश की, और कहा कि 4 दिन हो गए हैं अब इस सारे मेरे ऑर्डर को, आपने अभी तक किसी किस्म की उसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब नहीं की। रिपोर्ट मुरतब कीजिए और बताइए कि इन्हें कौन उठा के लेके गया था और क्यों उठा कर लेके गया था। जाहिर है ये एक अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही खुशाइंद फैसला है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। उसकी वजह यह कि अमूमी तौर पर जैसे ही कोई मगवी वापस आ जाता है तो उस केस को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, ये कहकर कि मगवी वापस आ गया, मुकदमा ख़त्म। ये इसको आगे चला रहे हैं, मंतकी अंजाम तक लेके जा रहे हैं। अगर इन्होंने वाकई इसमें किसी ना किसी को, मुश्किल होगा इस केस के अंदर, क्योंकि जो मगवी होगा वही खड़ा नहीं होगा, तो फिर अदालत के लिए मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत भी पीछे खड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर अदालत किसी तरीके से अनर्थ कर सके कि ये कौन लोग थे, तो आइंदा के लिए इस चीज़ का तदारक हो सकता है। ये मेरे ख्याल में एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। 12 मई में मुलव्वस अफराद पर रहम नहीं किया जाएगा, ये यूट्यूब्स चलाने वाले और दूसरे सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई है। अब ये बहुत ही हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान के सफ़ा अव्वल के जो चंद अखबारात हैं, उनमें जंग अखबार के अंदर यह खबर प्रिंट होती है। लेकिन जब आप इस पूरी खबर को देखते हैं तो इसमें वो जो भी सहाफ़ी साहब इसको रिपोर्ट करते हैं, उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं होती कि वो ये बता सकें कि ब्रीफिंग किसने दी है। मीन वजारत दाखिला ने दी है, ये ISPR में दी है, ये इंटेलिजेंस, चलें आप ना ISI का नाम लिखें, MI का नाम लिखें, आप ये लिखें कि इंटेलिजेंस इदारे ने, किसी इदारे का जिक्र नहीं है उस खबर के अंदर, बल्कि ये कहा जा रहा है कि एक अहलकार ने, भाई वो अहलकार जो है वो कांस्टेबल था, हवालदार था पुलिस का, या वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का अहलकार था, वो कौन था? आप जब इतने लीडिंग अखबार के अंदर एक ऐसी खबर देते हैं तो कम से कम उसका कोई सिरा अता पता तो, डेस्क स्टोरी लग रही है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये असल में ब्रीफिंग दी गई है, ये सिर्फ फरमाइशी झूठी खबर लगवाई गई है। अगर ऐसा होता तो इदारे का बताया जाता, तो ये डेस्क खबर बनवा कर, न्यूज़ बनाकर, न्यूज़ स्टोरी ये चलवा दी गई है, रख दी गई है, और उसमें मैसेज यही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और 9 मई वालों को जो है वो तबाह करके रख देंगे, बर्बाद करके रख देंगे, माफ़ी नहीं मिलेगी रियासत। और उसके अंदर ही फिर सारा कुछ अली अमीन गंडापुर की जो स्पीच है और दूसरी सारी चीज़ों के ऊपर भी अपना पूरा जो एजेंडा है वो एक डेस्क स्टोरी के थ्रू जो है, वो एक फेक स्टोरी के थ्रू जो है वो मार्केट के अंदर पुश करने की कोशिश की गई है। इसी स्टोरी को अगर देखें तो इसके साथ मिलता हुआ एक बड़ा अच्छा पीस लिखा है
जाहिद हुसैन साहब बहुत ही सीनियर और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। डॉन में आज उनका ये पीस छपा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने, उसकी जो हेडिंग है वो यही है कि जो 9 मई है उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की जो लीडरशिप है, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने 9 मई के सारे वाक़े को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI को कॉर्नर करने के लिए। तो ये एक दो तज़ादात हैं डॉन के अंदर। एक डिफरेंट किस्म की लाइन है और दूसरी तरफ जो जंग के अंदर खबर लगाई गई है, जो मैंने आपको कहा कि डेस्क न्यूज़ है, वो डिफरेंट तरीके से लगाई गई है। अच्छा जी, सदर पाकिस्तान ने, अगली खबर आपको दे दें कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। अब अगर तो जजेस की तादाद जो है वो किसी अच्छी इंटेंशन से बढ़ाकर ज़्यादा की जाए तो अप्रिशिएट किया जा सकता है, एक अप्रिसिएशन वाली बात हो सकती है। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ के पीछे एक मकसद है, आपको पता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई काला मकसद मौजूद है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का सोचा जा रहा है और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि काजी साहब अगर चले भी जाएं तो जस्टिस मंसूर अली शाह को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद इतनी कर दी जाए और फिर जब भी कोई केस आएगा तो उस पर फुल कोर्ट बनवा कर तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ ही फैसला ले लिया जाए। ये वो काविश है जो उनके आने से पहले पहले फुल कोर्ट जो है वो बनवाने की, फुल कोर्ट की तादाद बढ़ाने की, मतलब कि जजेस की तादाद बढ़ाने की वहाँ पर जो कोशिश हो रही है। और साथ साथ तौहीन अदालत के जो कानून है या जो इख्तियार है अदालत का वो भी वापस, और इस तरह के और बहुत सारे और इख्तियारात भी देना चाह रहे हैं हुकूमत को, जैसे कि जजेस का तबादला कर दिया जाए, मेन जजेस को डिफरेंट शहरों में तबादला कर दिया जाए, डिफरेंट इलाकों में तबादला कर दिया जाए, एक जज का एक हाई कोर्ट से डिफरेंट हाई कोर्ट में तबादला कर दिया जाए। इससे ये होगा कि अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब को निकाल कर लाया जाता है ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए, तो फिर नीचे तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ऐसी सूरत हाल में या किसी और जज को भी बनाएंगे तो तकरीबन तमाम जजेस जो हैं वो वहाँ पर खासे इंडिपेंडेंट हैं, तो खासे क्या पूरे इंडिपेंडेंट हैं। तो इन हालात के अंदर फिर किसी और हाई कोर्ट से जज का तबादला किया जा सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उसको चीफ जस्टिस। तो इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ डालने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है। देखते हैं इसमें क्या होता है। अगली खबर यह है कि जी अली अमीन गंडापुर ने इदारे के दफ्तर में माफ़ी मांगी। ये एक और ख़बर है, एजाज़ सैयद साहब ने दी है। एजाज़ सैयद साहब झूठी खबरें देने में माहिर हैं। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर इनकी ज़्यादातर खबरें जो हैं वो झूठी होती हैं और हमेशा बेपर की उड़ाते हैं, कोई सबूत नहीं होता। जो स्टोरी देते हैं, क्योंकि इखलाकी तौर पर जब कोई शख्स तरदीद कर देता है तो फिर रिपोर्टर को या तो स्टोरी वापस लेनी चाहिए अगर उसमें इंटेग्रिटी हो, अगर उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म हो, या फिर वो उसके सबूत देता है कि ये मेरी स्टोरी है, ये इसका सबूत है। क्योंकि जब किसी ने तरदीद कर दी और आपको झूठा करार दे दिया तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इदारे के दफ्तर में माफ़ी मांगी। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए अगर ये खबर लगवाई जा रही है, ISI लगवा रही है, इंटेलिजेंस इदारे लगवा रहे हैं और ये बड़े फ़ख्र की बात महसूस की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर या किसी के बारे में भी, मैंने पहले कहा पहली बात तो ये खबर दुरुस्त है नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं दुरुस्त है, तो इसमें भी आप ही की इंसल्ट है। पिछले दिनों हमारे मिलिट्री के एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को अगवा किया गया था, याद कीजिए, उनके भाइयों और भांजे समेत। वो तालिबान के अगवा में थे और वहाँ उनसे अपनी मर्जी का बयान लिया गया था और वो सर्विंग कर्नल साहब थे। वो भी जाहिर है वहाँ पर ये ऑप्ट कर सकते थे कि नहीं, मैंने ये पैगाम नहीं भेजना, आपने मुझे शहीद करना है तो कर दें। जाहिर है वो ऑप्ट कर सकते थे ना, उन्होंने नहीं किया ऑप्ट। और उन्होंने जो तालिबान ने उनको कहा वो बड़े आराम से उन्होंने वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया। यहाँ तक भी कहा कि हम हुकूमत की अमलदारी से बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ तक भी कहा कि सोशल मीडिया पर बात ना करें, हुकूमत के बड़ों को कहें कि वो इनके मुतालबात मानें और इनके मुतालबात माने ताकि हम आज़ाद हो सकें और वापस आ सकें। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये खबर इंटेलिजेंस इदारे लगवा रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज में से कोई लगवा रहा है तो उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अगर कर्नल साहब नहीं 5 मिनट निकाल सके वहाँ पर
और उन्होंने बयान दिया जो मेरे मेरे ख्याल में तो उन्होंने अक्लमंदी की बात की थी। क्यों वो अपनी कीमती जान ज़ाया करते, अपने बच्चों को यतीम करते, अपनी माँ के लिए, अपने घर वालों के लिए दुख छोड़ते। बयान दे दिया, उससे क्या कम हो गया बयान देने से। और अच्छा हुआ कि बाद में वो मुज़ाकरात के थ्रू उनको रिलीज़ भी करवा लिया गया। हम खुश हैं, हम इसके ऊपर दुआगो हैं कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन इसके साथ साथ हम दुआगो हैं जो बीमार जहनीत के लोग हैं, जो लोगों को अगवा करके और उनसे बयान लेके अपने आप को ताकतवर समझते हैं, और उनको ये नहीं समझ कि अगर उनको कोई अगवा कर ले तो वो भी इसी तरीके से बयान देंगे जैसे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ने दिया या उन्होंने लोगों के बयानात जो हैं वो चलवाए हैं। तो इसमें मुझे समझ नहीं कि ऐसी खबरें क्यों फीड करते हैं आप लोग। इससे आपको क्या मिलता है? इससे आप अपनी इंसल्ट करवाते हैं। और जो पिछले 3-4 दिन में आपने किया है, आप ज़रा गौर करें कि हर जगह पर आपकी जगहसाई हो रही है। आप हर गुजरते दिन के साथ अपने लिए एक नया गड़ा खोदते हैं और उस गड़े के अंदर घुसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने उसमें से डिसएंगेज कैसे होना। अच्छा जी, अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को काउंटर करने का एक तरीका ढूंढा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई, हो सकता है नवाज शरीफ साहब पुराने सियासतदान हैं, कोई वाकई माहिर किस्म का तरीका ढूंढा होगा, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है और जो नवाज शरीफ साहब गहराई में गिरे हुए हैं, ये तो दोनों अपोजिट साइड पर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ साहब कहीं पर खड़े होकर जो है वो पब्लिक से बातचीत नहीं कर सकते, तो क्या तरीका होगा इनोवेटिव जिससे नवाज शरीफ साहब वापस पॉपुलर हो जाएंगे? तो वो तरीका है जनाब कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ, आप हंस सकते हैं प्लीज़, क्योंकि हम सारा दिन सीरियस रहते हैं। तो चलें, ये एक मज़े का खेज़ लतीफ़े वाली खबर है। खबर असल है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को रीलॉन्च करने का, एक तहरीक चलाने का फ़ैसला किया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करना और अपनी पॉपुलैरिटी ज़्यादा करनी है। ये नवाज शरीफ साहब कोई 37वीं दोबारा लॉन्च कर रहे हैं अपनी पिछले साल में, और 37वीं बार वो नई तहरीक शुरू कर रहे हैं। और हाल ही में खबर ये आई थी कि वो एक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं, और मैं अब आपको कमेटी बताऊंगा तो आपका फिर हादसा निकल जाएगा। हाँ जी, जो जाती उमरा की ज़मीन है, वहाँ पर सैकड़ों एकड़ के ऊपर इनका वो घर और फार्म है, जो काश्तकारी की ज़मीन है, और फिर बीच में बिल्डिंग है। वहाँ पर गालिबन 2 ट्रैक्टर भी हैं जो इनकी ज़मीन की काश्तकारी करते हैं। शायद 2 ट्रैक्टरों से ज़्यादा हों, लेकिन 2 ट्रैक्टर्स उनमें से ख़राब हुए थे। तो वो कमेटी बनी और उस कमेटी के चेयरमैन नवाज शरीफ साहब को बनाया गया। और फिर उन्होंने, ये आपको लग रहा होगा मैं लतीफ़ा बना रहा हूँ, ये लतीफ़ा नहीं, ये सच्ची खबर है। ये रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के मीडिया में, और ये जाहिर है ये रिपोर्ट तभी हुई है कि ये जाती उमरा से ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, रिपोर्टर्स को बताई गई है, वरना घर के अंदर क्या होता है ये बाहर तो नहीं किसी को पता। तो ये मीडिया ने रिपोर्ट की है पिछले दिनों कि वो जो 2 ट्रैक्टर ख़राब हुए, उस पर मियाँ साहब ने कमेटी बना दी है फर्दर, और उसकी इन्वेस्टिगेशन मांग ली है। अब मियाँ साहब के पल्ले क्या रह गया, उससे आप ये सोच लें कि जाती उमरा के जो 7 ज़मीन है उसमें 2 ट्रैक्टर ख़राब होते हैं। ये शख्स के पास कोई करने को काम नहीं। उन्होंने कहा जी अब आप चेयरमैन हैं इस सारे काम के, तो उन्होंने आगे कमेटी बनाई है जो उनको रिपोर्ट सबमिट करेगी कि ट्रैक्टर क्यों ख़राब हुए हैं। भाई, मेरे गांव में हर बंदे का ट्रैक्टर दूसरे दिन ख़राब होता है। इस तरह गांव में कमेटियां बननी शुरू हो जाएं तो फिर तो मतलब काम तो हो जाए। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि रीलॉन्च करनी है। रीलॉन्च से पहले मेरा ख्याल है कि वो आप अपने जो होते हैं ना वो रैंच पाना शाना लेके ट्रैक्टरों वाला, तो अब नवाज शरीफ साहब ट्रैक्टर के नीचे से निकलेंगे, पहले उसका वो ऑयल शॉयल चेंज करके फिर माथे से पसीना साफ़ करते हुए अपने आप को दोबारा लॉन्च करेंगे। अब ये आप जितनी बार मर्ज़ी लॉन्च करें, आपने बस वहीं चलना है, सेबे वाले बम की तरह आप ऊपर नहीं जा सकते, उसी जगह आपने फटना है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि ये अज़रा तफन्नन मैं ये कह रहा हूँ कि आप छोटी रेंज के मसाइल रह गए, आपने आगे अब आपका कुछ हो नहीं सकता इसमें। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है कि अगर कोई हमारा लिहाज नहीं करता तो उसका हम भी लिहाज नहीं करेंगे। जैसी ज़ुबान में बात की जाएगी वैसा जवाब दिया जाएगा, जो हमारे साथ किया जाएगा वैसा ही अब जवाब देंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली चल रही है, लगातार चल रही है, और उसमें क्या हो रहा है वो हम आपके सामने सुबह के वीलॉग में रखेंगे कि और क्या क्या कुछ हुआ है वो सुबह के वीलॉग में। ये तमाम खबरें और बहुत सारी खबरें हैं वो सुबह के वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।